हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज से हम एक अनसॉल्व्ड पेपर की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक अनसॉल्व्ड है यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास की परीक्षा के लिए 2024 और सब्जेक्ट कौन सा है, रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। ये मेरे पास अनसॉल्व्ड है। इसमें 2023 से 2019 तक के सारे सेट्स हैं, तो एक एक करके हर दिन हम सारे सेट्स को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, तो बस आपको वीडियो में बने रहना है, अच्छे से समझना है कि आपको कैसे कैसे आंसर्स लिखने हैं। और अगर आपको उन क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो आप उनको नोट कर सकते हैं हमारी वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे इस बुक में आपको दिखा देती हूँ कि कैसे दे रखा है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला सेट दे रखा है 2023 का, मतलब लास्ट ईयर जो पेपर्स हुए थे उस अकॉर्डिंग पेपर सेट बने हुए हैं। तो 2023 से 2019 मतलब 4 साल के पूरे प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। सेट फर्स्ट 2023 है, इसका जो कोड है वो 347 CA है, क्लास 12 के लिए है। आपको जो टाइम मिलेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और जो आपका होगा तो वो होगा 70 मार्क्स का पेपर। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे होते हैं इंपॉर्टेंट कि अच्छे से आप करें तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखो, केमिस्ट्री में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जैसे आपको MCQs दे देंगे तो उस अकॉर्डिंग आपको जो सही होगा उस पर टिक नहीं लगाना, उसके सिर्फ आंसर को लिख देना है अपनी नोटबुक में, मतलब अपनी पेपर कॉपी में। तो देखो कैसे करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, क ख ग घ ड। तो इन 5 क्वेश्चन के जो जो आंसर होंगे हम उनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जो स्टार लग रहा है इसका मतलब है कि ये लास्ट ईयर मतलब इस ईयर वो चैप्टर्स या वो क्वेश्चन कट चुके हैं, तो इसलिए हम इन स्टार वाले क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं खा वाले पार्ट से, जो हमारे लिए क्या होगा, का होगा। तो इन्होंने बोला है 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा होगी। तो आपको 10% द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है ग्लूकोज का। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो हमारा 10% है उस पूरे विलियन में, और 200 ग्राम विलियन है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा बतानी है। इसका मतलब ग्लूकोज उस विलियन में कितने ग्राम है आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल है, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ कि जिससे आपको बाद में डिफिकल्टीज ना हो। और क्या कहते हैं, अगर ऐसा दूसरा क्वेश्चन आ जाए बन के तो आप रट के ना जाएं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले। तो इसका मतलब पहले आप याद रखिएगा कि हमारा विलियन इजिकल्स टू क्या होता है, विलियन इजिकल्स टू होता है विलय, और अपॉन में होता है विलायक। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाता है 100% या मल्टीप्लाई 100। तो अब आपको विलय की मात्रा निकालनी है, क्योंकि ग्लूकोज है हमारा 200 ग्राम विलियन में, तो टोटल विलियन कितना है हमारा 200 ग्राम विलियन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी, तो 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाला। इसका मतलब जो हमारे विलियन की मात्रा है वो 10% है ना। तो यहाँ पे 100% है और ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगी। अब विलय की हमें निकालनी है तो हम x मान लेंगे। अब विलायक कितना है हमारा 200 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम विलियन में ही तो है, 100%। अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल हो चुकी है, इसे कैंसिल, और एक 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2 को मैं उधर ले जाऊँगी, तो मल्टीप्लाई में होगा तो कितना आ जाएगा 20 ग्राम। तो इसका मतलब हमें इस विलियन में ग्लूकोज की जो मात्रा चाहिए वो कितनी चाहिए 20.0 ग्राम। तो सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना, सिर्फ आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20.0 ग्राम। वो मैंने आपको इसलिए सॉल्व करके दिखाया जिससे अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और कोई चेंज आता है डिजिट वगैरह में तो आप अच्छे से कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k इतना है, अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी। तो अभिक्रिया की जो कोटि है वो है द्वितीय कोटि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द्वितीय कोटि। तो इसका आंसर है द्वितीय कोटि। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्षारक जो RNA में नहीं होता है। तो आपको ये बताना है कि जो क्षारक होते हैं वो RNA में नहीं होते। तो देखो क्षारक क्या होते हैं, हमारे DNA और RNA में 4 टाइप के क्षारक पाए जाते हैं। सबसे पहले DNA की बात करें तो DNA में होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और
साइटोसिन। तो ये चारों हमारे डीएनए में पाए जाते हैं। और आरएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इन्होंने बस ये पूछा है कि जो आरएनए में नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाया जाता? थायमीन नहीं पाया जाता। तो यहाँ हम लिख देंगे थायमीन। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर थायमीन। और ये याद रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन के आंसर हम लिख रहे हैं वो एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको दिलाएगा। तो टोटल 5 क्वेश्चन है तो 5 नंबर आपके हो जाएंगे। कैनिज़ारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है वो बेंजल्डिहाइड प्रदर्शित करता है। मतलब कैनिज़ारो अभिक्रिया के बाद हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है। ये वाले एमसीक्यूज़ मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में करवाए भी हैं, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो यहाँ है कैनिज़ारो अभिक्रिया जो है वो क्या बनाता है? हमारा बेंजल्डिहाइड बनाता है। सेम जैसा हमारे उसमें लिख रहा है ऑप्शन में, वैसे ही हम लिख देंगे बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो ये चीज़ और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी है। 5th है हमारा कार्बोलैमिन क्रिया देता है। तो जो कार्बोलैमिन है वो CH3NH2 अभिक्रिया देता है। मतलब कार्बोलैमिन जो है वो CH3NH2 देता है, मतलब हमारा एमीन देता है। ये हमारा एमीन है। तो ये हमारे MCQs के आंसर हो गए। आई होप आपको समझ में आया हो कि ये क्या था, कि हमें MCQs के आंसर कैसे लिखने हैं अपने पेपर में। ओके, आइए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जैसा आप देख पा रहे हो अनसॉल्व में यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है और हर क्वेश्चन 1 नंबर का था। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है वेरी शॉर्ट आंसर से। मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और जिसके हमें वेरी शॉर्ट आंसर लिखने भी होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा है कि ये जो नंबर होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं हमारे। तो सेकंड का जो का और खा वाला पार्ट है वो तो कट चुका है हमारे सिलेबस में से, कट चुका है। तो हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? गा से। लेकिन ये तो हम अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपके कटे हुए सिलेबस आ गया है। लेकिन अगर आपके पेपर में सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, ठीक है। तो सेकंड का गा क्या है? और गा में भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखो, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप सीधे क्वेश्चन नंबर डालिए, सेकंड का गा और उत्तर दीजिए, लिख लीजिए। और गा में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट लिख दो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा गया है, उसने पूछा है किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो उन्होंने ये बताया है, मतलब उन्होंने ये पूछा है आपसे कि जो विलयन है उसकी चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस जो आएंगे आपके, वो आपके चैप्टर 3 से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ बताते जाती हूँ, चैप्टर 2 से रिलेटेड है, वैद्युत रसायन से। ठीक है, जिससे आप देख सकें कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है आपके पेपर में। तो देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपका किसी विलन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले, किसी विलयन की तनुता बढ़ाने पर विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित आयनों की संख्या घट जाती है। इसका मतलब क्या? अगर हम किसी विलयन की तनुता बढ़ाएंगे, तनुता का मतलब उसकी पदार्थ की मात्रा को थोड़ा कम कर देंगे या पतला कर देंगे, तो विलयन के जो इकाई आयतन है उनमें उपस्थित जो आयनों की संख्या है वो घट जाएगी। अतः जो विलयन की चालकता भी घट जाती है। ठीक है, विलयन की चालकता भी घटती है। तो इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा था हमसे कि किसी विलन की जो चालकता होती है वो क्यों घट जाती है। तो आपने क्या बताया कि अगर उसमें हम तनुता बढ़ाने पर विलन की इकाई आयतन में उपस्थित, अगर हम किसी विलन की तनुता बढ़ाएंगे तो जो आयतन है, इकाई आयतन है, उसमें उपस्थित आयनों की संख्या भी घट जाएगी। अतः जो विलन की चालकता होती है वो घट जाती है। अब देखो, 2 नंबर का है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो पूरा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट्स हैं, वो 2 नंबर के हैं। तो 1 नंबर इसका जाएगा, 1 नंबर इसको मिलेगा, इसका मिलेगा। तो इसलिए 1 नंबर के अकॉर्डिंग हमने आंसर लिखा है। अगर लॉन्ग में आता तो हम लॉन्ग में लिखते। ठीक है, समझे आप? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो आपका एक न्यूमेरिकल है, इसी चैप्टर का है, सेकंड चैप्टर वैद्युत रसायन। 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये जो एस है ना, उसको हम साइमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है हमारा, इसकी हमें मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, तो 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.24
8 साइमन सेंटीमीटर इन्वर्स दे रखी है। इसकी आपको क्या निकालनी है, मोलर चालकता। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो यहाँ अच्छे से देखिए कि फॉर्मूला क्या होता है। मैं जैसा आपको पेपर में लिखना है वैसा ही लिख के दिखाऊंगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिया है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पूरी वीडियो में, मतलब पूरे पेजेस में ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ किया है, बस यहाँ पे रेड पेन का यूज़ किया है कि जिससे आपको हाईलाइट रहेगी किस चैप्टर का है। ठीक है, मैंने ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ क्यों किया है, जिससे आपको पता रहे कि आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन ही पेपर में यूज़ करने हैं। और मैंने आपको एक स्ट्रेटजी बताई है कि बोर्ड एग्जाम्स में केमिस्ट्री के पेपर में कैसे लिखें, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं, दिया है। अब आपको जो जो दे रखा है क्वेश्चन में आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर देखो, पहले लिखोगे विलयन की चालकता। ठीक है, तो विलयन की जो चालकता है उसको हम शो करते हैं कप्पा से। किससे शो करते हैं, कप्पा से। तो यहाँ हम ले लेंगे कप्पा। ठीक है, अब विलयन की चालकता जो है वो क्या दे रखी है, यहाँ देख लो। विलयन की चालकता से हम कप्पा से शो कर रहे हैं 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो यहाँ लिख लो। अगर आपको ब्लू पेन से ही सारा नहीं करना तो ब्लैक पेन का यूज़ कर लो। तो यहाँ लिख सकते हो आप कप्पा। तो विलन की चालकता दे रखी है हमें, वो दे रखी है 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। एस को हम सीमेन से शो करते हैं, तो जैसे हमारा वो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके बाद आपको विलन की सांद्रता दे रखी है, जिसे हम शो करते हैं सी से। तो यहाँ लिख लीजिए विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता जिसे हम शो करते हैं सी से, वो हमें दे रखी है 0.20 मोल, जिसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मोलर चालकता का फॉर्मूला क्या होता है। तो मोलर चालकता मोलर चालकता को हम शो करते हैं लैम्डा एम से। इसे हम लैम्डा बोलते हैं और ये लैम्डा सफिक्स में एम है। ठीक है, तो इजिकल्स टू होता है कप्पा, मतलब जो हमारी विलन की चालकता दे रखी है वो कप्पा मल्टीप्लाई में 1000, इसका जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स में लेते हैं, और अपॉन में आ जाता है 0.20। अगर इसका मात्रक लिखना है तो आप मात्रक लिख सकते हैं, जो है मोल लीटर इनवर्स। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला वैल्यूज़ रख देनी है। तो देखो यहाँ पे यार गलत बन गया, ये जो 0.20 मोल है वो हमारा सी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में सी। तो वैल्यूज़ रख देंगे हम। तो कप्पा की वैल्यू क्या है हमारी 0.248 है, और मल्टीप्लाई में 1000 करेंगे, अपॉन में सी है हमारा 0.20। तो टोटल इसका जो आंसर आएगा वो है, टोटल इसका जो आंसर आने वाला है वो है हमारा 1.24 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारी मोलर चालकता जो निकल कर आई है लैम्डा एम इजिकल्स टू आया है 1.248 मल्टीप्लाई में 10⁻3, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले हमने कप्पा रखा, कप्पा इजिकल्स टू में दे रखा है, सी इजिकल्स टू ये दे रखा है, हमें निकालना था लैम्डा एम इजिकल्स टू होता है कप्पा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में सी। कप्पा की वैल्यू पुट कर दी, सी की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.24 या 1.248 तक आप ला सकते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जो है हमारा, अब देखो पहले क्या था, सेकंड का हमने ग वाला पार्ट कर लिया है, जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, वो हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं आराम से। अब हम करेंगे घा, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2 में 310 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स थी। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका चैप्टर 3 से आया है, रासायनिक बल गतिकी से। ठीक है, तो जो 30 मिनट के पश्चात 0.20 इंटू 10⁻⁻2 मोल लीटर इनवर्स रह गई। 310 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है आपको, और log बेस 10 में आपकी जो वैल्यू आएगी वो दे रखी है 6.2 की। ये 6.2 है, आई होप आपको ढंग से दिख रहा हो। ठीक है, तो ये सेकंड का गा क्वेश्चन है। अब देखो
आपको यहाँ पे उत्तर लिख दीजिए और सेकंड का उत्तर लिख देना और सेकंड का गा कर देना, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो आराम से। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अगर हमें न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये देख लो कि यहाँ पर अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेग स्थिरांक की गणना करनी है। तो अगर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी ये रिएक्शन जो है ना वो कौन सी रिएक्शन है, मतलब किस कोटि की रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है वो हमारी प्रथम कोटि की रिएक्शन है। अब ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो ये रिएक्शन हमारी जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र क्या होता है, हमें वो लिखना है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है हमारी, उसके लिए वेग स्थिरांक क्या है हमारा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, और वेग स्थिरांक को हम शो करते हैं वेग स्थिरांक, इसको हम शो करते हैं के से, ठीक है। स्मॉल के कैपिटल के, इसका कोई मतलब नहीं है, बट हम के से स्मॉल के से इसे शो करते हैं। 2.303 अपॉन में टी, ये इसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, लॉग बेस में 10 आर नॉट अपॉन में आर। तो ये जो है ना ये पूरा एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं आराम से। अब इसे हम निकालना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें आर नॉट और आर क्या दे रखा है। तो लिख दो यहाँ पे कि जहाँ आर नॉट क्या है, तो आर नॉट है यहाँ पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता। आपको दे रखी थी ना वो रिएक्शन, तो उसकी प्रारंभिक सांद्रता क्या है, प्रारंभिक सांद्रता, तो वो हमारी आर नॉट है। मतलब प्रारंभिक सांद्रता का मतलब टाइम से पहले, मतलब टाइम जब स्टार्ट नहीं हुआ था रिएक्शन होने का, उससे पहले जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, तो वो हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.24 इंटू 10⁻⁻²। उसके बाद अब हमारे पास आर है, तो आर क्या है यहाँ पर, तो आर है हमारा टी समय पश्चात। अब देखो कुछ टाइम बीता तो हमारी जो रिएक्शन है वो कुछ ना कुछ तो होगी। तो टी समय पश्चात जो हमारी अभिकारक है उसकी सांद्रता, तो टी समय पश्चात, अब हमें दे भी रखा है कि टी समय पश्चात मतलब टी समय अर्थात मतलब 30 मिनट बाद, 30 मिनट बाद N2O5 की सांद्रता। देखो मैं कैसे बता रही हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना इसमें उन्होंने क्या बोला, N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 इंटू 10⁻⁻² है, और जो 30 मिनट के बाद 0.20 इंटू 10⁻⁻² रह गई। तो पहले जो आर नॉट था वो प्रारंभिक सांद्रता थी, फिर 30 मिनट के बाद कितनी रह गई, वो हमारी कैपिटल आर है। तो हमारा कैपिटल आर कितना है, N2O5 की जो सांद्रता है, तो वो कितना है हमारा 0.20 इंटू 10⁻⁻²। इसे हम यहाँ लिखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हमारे को क्या दे रखा है, अब इन दोनों के हम मान रख देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मान रखने पर, तो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। आपको ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अब देखो 2.k निकालना है, तो 2.303 तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। टी कितना है हमारा, तो टी हमें बताना है 30 मिनट बाद, तो 30 हमारा आ गया यहाँ पे, लॉग बेस में 10, यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू कितनी है 1.24, तो तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है 1.24 इंटू 10⁻⁻² अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है 0.20 इंटू 10⁻⁻²। अब देखो ये -2 है, ऊपर जाएगा तो कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया 124 अपॉन में 20। तो जब से आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगी k = 2.303 अपॉन में 30 लॉग बेस में 10 और 6.2। इसी लॉग बेस में 10 6.2 आ गया, तो इसके लिए वैल्यू दे रखी है 0.7924, ठीक है 0.7924। तो इसकी हम वैल्यू को लगा देंगे, तो k = कितना आ गया हमारा 2.303 अपॉन में 30, और यहाँ आ जाएगी लॉग पूरे की, इस पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7924, ठीक है। अब हम इसे उस पूरे को सॉल्व करेंगे, तो आपको इसे पूरे को सॉल्व करना है, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ। तो उस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमारी जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.0608 मिनट इनवर्स,
क्या आएगी 0.0608 मिनट इनवर्स, या आपकी वैल्यू ये भी आ सकती है, आपकी वैल्यू 60.38 ग्राम मोल इनवर्स भी आ सकती है। ठीक है, ये भी आपकी आ सकती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा क्या आया है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आना चाहिए कि मेथड क्या होता है आपका, कि आप क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, तो उसके लिए तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है। और अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं अच्छे से उस चीज़ पर वीडियो बनाऊँगी, है ना। ठीक है, वीडियो बना दूंगी। अब उसके बाद हमें K= ये फॉर्मूला होता है, R0 मतलब प्रारंभिक सांद्रता, R मतलब जो हमारी T समय पश्चात जो सांद्रता हुई थी वो, दोनों की वैल्यूज़ दे रखी हैं, निकल के 6.2 आया, इसका मान हमें दे रखा है। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 0.0608 मिनट इनवर्स या 60.38 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो, वही क्वेश्चन हमारा ऐसे हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखो हमारे सेकंड का और खा तो कट चुका था, ग वाला पार्ट हमने कर लिया, घ वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हम कौन सा पार्ट करने वाले हैं, थर्ड। तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आ चुका है। तो थर्ड का क वाला पार्ट कट चुका है और खा वाला पार्ट भी कट चुका है, तो उसका भी 2 पार्ट्स रह गए हैं, ग और घ। और ये भी कितने नंबर के हैं, ये भी हमारे 2-2 नंबर के आते हैं। तो थर्ड वाले में पहला हमारा ग वाला क्वेश्चन है, द्वितंतुर और उभयतंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो आपको इसका एग्जाम्पल बताना है और इनके बारे में बताना है, द्वितंतुर लिगेंड और उभयतंतुर लिगेंड क्या होते हैं। बहुत ईजी है, देखिए। सबसे पहले देखो आपको ऐसे लिख देना है, उत्तर थर्ड का ग, मैं गा लिख रही हूँ तो मैंने गा लिख दिया है। तो देखो मैंने तो यहाँ पे दोनों की हेडिंग सेम मतलब साथ में लिख दी है, बट आपको पहले क्या करना है, द्वितंतु लिगेंड के बारे में लिखना है। जैसे कि लिगेंड के 2 दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितंतु लिगेंड बोलेंगे। बहुत ईजी है। जो भी हमारी जो सेंट्रल मेटल आयन होती है ना, उसके अगर उसे हम कोई भी 2 दाता परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, कौन, 2 दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहे हैं, तो उसको हम द्वितंतु लिगेंड बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, द्वितंतु लिगेंड बोलेंगे। और उभयतंतु लिगेंड क्या होता है, वह लिगेंड जो 2 भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है। अब देखो उभयतंतु लिगेंड कैसे बोलेंगे, वह लिगेंड जो 2 भिन्न परमाणुओं द्वारा जुड़ सकता है, उसे हम उभयतंतु लिगेंड कहेंगे। इसका मतलब जो भी हमारा सेंट्रल मेटल आयन होगा वो 2 या 2 से अधिक भिन्न परमाणुओं से जुड़ा रह सकता है। ठीक है, इनको हम देखो आप ऐसे ब्लैक पेन से सकते हो, उभयतंतु लिगेंड या पॉलीडेंटेट लिगेंड, मतलब इंग्लिश में कर सकते हो आप, है ना, कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है उभयतंतु लिगेंड का, तो जो NO2 नेगेटिव आयन है वो सेंट्रल मेटल आयन, इसका मतलब है सेंट्रल मेटल आयन से या तो नाइट्रोजन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा संयोजित हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एग्जाम्पल में देखो, ये हमारी मेटल आयन है, ठीक है, ये हमारे केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इससे नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है, मतलब दाता अपने परमाणु दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, और ऐसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तो ये भी दे रहा है। तो अगर ये नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड है तो नाइट्रेटो बोलेंगे, और ऑक्सीजन के कनेक्टेड है तो नाइट्रेटो बोलेंगे। तो समझ में आया। तो दोनों ही NO2 नेगेटिव आयन है, लेकिन या तो N से रिएक्शन कर ली या O से, या तो N से बॉन्ड बना लिया या O से बॉन्ड बना लिया, तो उसी को हम बोलते हैं उभयतंतुक लिगेंड, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो ये था हमारा 2 नंबर के अकॉर्डिंग आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये, और ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड का घा में क्या बोला है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज की रचना में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो डी ग्लूकोज क्या होता है और डी फ्रक्टोज क्या होता है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा कौन सा पार्ट है, तो ये कौन सा हमारा पार्ट था, थर्ड का घ था, तो यहाँ पे घ लिख दिया है मैंने। तो डी ग्लूकोज संरचना, देखो डी ग्लूकोज संरचना मतलब जो ग्लूकोज होता है ना, उसमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और जो फ्रक्टोज होता है ना, उसमें हमारा कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो थोड़ा हम पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में। तो ग्लूकोज जो होता है ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत होकर एक क्षारकीय अम्ल ग्लूकोनिक अम्ल देता है। क्या मैंने बोला कि जब जो ग्लूकोज होता है वो ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है और हमारा ग्लूकोनिक अम्ल देता है।
ग्लूकोनिक अम्ल देता है, जो HI के अधिक्य में अपचयित होकर एन हेक्सेनोइक अम्ल देता है। इसके आगे का बोला उन्होंने, जो ग्लूकोनिक अम्ल जो होता है ना वो HI के साथ ज़्यादा अपचयित हो जाता है और क्या देता है फिर हेक्सेनोइक अम्ल दे देता है। इसका मतलब 6 कार्बन्स वाला ओइक अम्ल दे देता है। इससे ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति सिद्ध होती है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता लगता है कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ये हमारा एल्डिहाइड समूह है और ग्लूकोज है। ग्लूकोज का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 6C6H12O6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों में अंतर कैसे हुआ। तो डी फ्रक्टोज संरचना क्या होती है, CH2OH है और ये C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये कीटोन ग्रुप है। तो फ्रक्टोज जो होता है ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत नहीं होता। जो ग्लूकोज होता है वो तो ऑक्सीकृत हो जाता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है वो नहीं होता। इसलिए इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटोनिक समूह, मतलब कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो इस प्रकार डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न इसी प्रकार हैं, इसलिए ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे थर्ड के दोनों पार्ट्स हो चुके हैं जितने भी थे इस सेट में। अब हम आते हैं फोर्थ पे। तो देखो फोर्थ में क्या है, हमें क्वेश्चन दे रखा है, थोड़ा ब्लरी दिख रहा होगा आपको, तो मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ। तो देखो यहाँ दे रखा है 0.1 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध दे रखा है आपको 100 ओम, और इसकी 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की प्रतिरोधकता दे रखी है आपको 500 ओम। ठीक है, और 0.02 मोल मिलीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता का आपको परिकरण करना है, मतलब कि आपको वैल्यू निकालनी है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। मतलब इसके लिए हमें विलयन की चालकता, मतलब हमें कप्पा दे रखा है 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि आपको 0.1 की प्रतिरोध दे रखा है, 0.1 वाले मोल के लिए 100 ओम और 0.02 के लिए दे रखी है 500 ओम। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद 0.02 मोल लीटर इनवर्स की आपको निकालनी है विलयन की चालकता और मोलर चालकता, लेकिन आपको 0.1 के लिए कप्पा दे रखा है 1.29। अब कैसे होगा क्वेश्चन, देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उतार लिया है उत्तर 4 का है, इसलिए मैंने उत्तर 4 का लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर। तो ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन सबसे पहले आपको निकालना है G स्टार। G स्टार का मतलब आपको निकालना है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक को हम शो करते हैं G स्टार से। अब G स्टार का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि हमें निकालनी है 0.02 मोल लीटर इनवर्स के लिए विलयन की चालकता। तो विलयन की चालकता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेल स्थिरांक अपॉन में प्रतिरोध। अगर आपको सांद्रता नहीं दे रखी हो या आपको कुछ और नहीं दे रखा हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो G स्टार निकालते हैं। तो सेल स्थिरांक बोलते हैं इसको हम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सेल स्थिरांक इजिकल्स टू होता है हमारा चालकता मल्टीप्लाई में प्रतिरोध। अब देखो आपको चालकता जो दे रखी है, यहाँ पे जो चालकता दे रखी है आपको वो दे रखी है 1.29 सीमेंस मोल इनवर्स, 0.1 के लिए दे रखी है। तो इसी के थ्रू निकालेंगे 1.29 मल्टीप्लाई में, और जो प्रतिरोध है 0.1 के लिए वो है 100 ओम। कितना है, 100 ओम। तो यहाँ पे हम 100 ओम कर देंगे। तो इजी है सॉल्व करना तो इसे। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, अगर आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। और अगर मीटर में ही लेना है तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा 129 मीटर इनवर्स। तो हम यहाँ पे मीटर में ले लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, 0.0 यहाँ लिख लेते हैं, 0.02 मोल लीटर इनवर्स KCl विलयन की चालकता। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले विलयन की चालकता इजिकल्स टू आ जाएगा। इस टाइप से हमने यहाँ पे G स्टार निकाला, G स्टार अपॉन कप्पा इजिकल्स टू G स्टार अपॉन R होता है। G स्टार की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की, R की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट की, और इसका आंसर आएगा 0.2458 सीमेंस मीटर इनवर्स। इसी के थ्रू हम निकालेंगे मोलर चालकता, मतलब कि लैम्डा एम, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला था। तो कप्पा अपॉन C से लगेगा फॉर्मूला, और यहाँ पे ऐसे करके ये इसका ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो 120 आंसर आपका आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये क्वेश्चन हुआ है, इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। अब देखो हमारा फोर्थ का ख पार्ट हो गया, का पार्ट हो गया। अब हम आएंगे गा वाले पार्ट पे। तो इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और आगे के पार्ट को हम पूरे अनसॉल्व को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो जब तक
तो अच्छे से जब तक जहाँ तक मैंने करवाया है उस अच्छे से क्वेश्चंस को लर्न कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस टॉपिक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस सीरीज़ को शेयर कीजिए, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।